बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर्स मॉडल तक आए। बोर्स ने बताया एनर्जी लेवल होता है, शेल्स ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट शेल सेकंड शेल, क्वांटाइजेशन MVR इक्वल टू NH/25। बट बोर्स कई बातें नहीं प्रूव कर पाए। यानी डी ब्रॉगली का कंसेप्ट, दैट इज पार्टिकल एंड पार्टिकल हैज वेव नेचर, जो डुअल नेचर की बात है, ये बोर की थ्योरी में नहीं थी। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोर के साथ इन अकॉर्डेंस में नहीं आ रहा था। व्हाट डज इट मीन? कि हाइजेनबर्ग ने ये कहा था हम साइमल्टेनियसली किसी भी वेरी स्मॉल टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम एंड पोजीशन नहीं बता पाए। फिर हमने स्टार्ट किया, या नेक्स्ट थ्योरी आई, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन और क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स। तो वेव मैकेनिक्स जो कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, उस वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हमें पता चले क्वांटम नंबर्स। 4 नंबर्स इसमें आए, जिससे हमें पता चला कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है न्यूक्लियस के चारों ओर इन द 3 डायमेंशन स्पेस। तो न्यूक्लियस के चारों ओर जो 3 डायमेंशन स्पेस है, उसमें इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से पता चली। बट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन ने 3 क्वांटम नंबर ही बताए थे, और वो जो चौथा क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटरली बाद में ऐसे ही दे दिया गया था। तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन में कौन से 3 क्वांटम नंबर बताए थे? पहला क्वांटम नंबर का नाम रखा गया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इन 4 नंबर से हम एड्रेस देते हैं, जिसमें पहले नंबर का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक ब्रॉड वे में अगर कहें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर बताता है। वैसे ऑर्बिट या शेल का कंसेप्ट तो खत्म हो गया कि एक सर्कुलर पाथ है, वो कंसेप्ट तो खत्म हो गया। बट अभी भी ये कंसेप्ट तो है ही कि एक मेन एनर्जी लेवल है, न्यूक्लियस से एक्स डिस्टेंस पे पहला है, एक्स प्लस वाई डिस्टेंस पे दूसरा, एंड सो ऑन। तो ये कंसेप्ट तो अभी भी है। तो अब क्या है, उसका पाथ नहीं पता, रेगुलर ट्रेजेक्ट्री नहीं पता कि वो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में मूव कर रहा है या कैसे मूव कर रहा है। अब ये मालूम है भैया यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, 90 to 95% यहाँ मिलेगा। और इसको उन्होंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और कहा, जिसे साई स्क्वायर से डिनोट करते हैं, या इसको हम ऑर्बिटल वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर जो आया था, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट किया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन एनर्जी लेवल बता रहा है। इट इज टेलिंग अस मीन एनर्जी लेवल, ठीक है। और ये वैल्यू 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। 1 2 3 4 वैल्यू होगी, फ्रैक्शन नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, और ऑब्वियसली जीरो भी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में नहीं होता। एन की वैल्यू पता लगने से हमें कई चीजें पता लग जाती हैं, जैसे इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, ये भी पता लग जाता है। इस शेल कहने का मतलब इस मेन एनर्जी लेवल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एंड ऑब्वियसली ये एनर्जी बता रहा है, मेन एनर्जी लेवल है तो एनर्जी बता रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिटी पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि के शेल, एल शेल, एम, एन, ये 10th स्टैंडर्ड के वर्ड थे। अब हम के वर्ड को सब्स्टिट्यूट करके 1 कहेंगे, यानी फर्स्ट शेल होगी, एंड सिमिलरली बाकियों का भी सब्स्टिट्यूशन यूज करें, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वांटम नंबर हमारा आया प्रिंसिपल के बाद, दैट इज नोन एज एंगुलर क्वांटम नंबर, या इसके और भी कई सारे नाम हैं। बेसिकली ये हमें जो एनर्जी लेवल हमने मेन कहा है कि ये एक फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो उसके अंदर भी देखा अगेन एनर्जी का सब डिवाइडेड, मतलब जो मेन एनर्जी लेवल है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ बंच में नहीं है, वो भी इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड है, अलग अलग है।
यानी यहां हमें पता चला कि फर्स्ट शेल जो हमारी है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। तो उस 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ थे, 6 इलेक्ट्रॉन एक साथ थे, 2 अलग थे। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन जो थे वो 8 के साथ एक साथ बंच में नहीं थे, 6 और 2 के रूप में थे। दैट मीन्स जब इसका पिक्चर ड्रॉ किया गया या ऑर्बिटल वेव फंक्शन निकाला तो 2 इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन सर्कुलर आ रहा, वो 2 इलेक्ट्रॉन सर्किल में आ रहे थे एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से। और बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, वो 6 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे थे वो डंबल शेप में दिख रहे थे। तो ये जो एंगुलर क्वांटम नंबर है जिसे L से डिनोट करते हैं, ये बेसिकली एंगुलर मोमेंटम ही बताता है। और इसकी वैल्यू निकालने का भी फॉर्मूला है वैसे h/2 विद इन ब्रैकेट √L L+1, ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बट ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम निकाला जाएगा। बट यहां पे आपको जो चीज याद रखनी है कि एंगुलर क्वांटम नंबर या एल्टीमेटल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट सब एनर्जी लेवल, जिसे सिंपल भाषा में सबशेल कहते हैं। तो ये आप ज्यादा जो अभी याद रखेंगे कि ये हमें सब एनर्जी लेवल बता रहा है, जो कि क्या है, सब शेल है। और यहाँ पे सब शेल 4 तरह की मिली है, बेसिकली 4 तरह की है, आगे भी हो सकती है। बेटा कौन कौन सी सब शेल हुई है? तो यहाँ पे जो सब शेल है बच्चों, वन इज F subshell, one is P subshell, D subshell, F subshell। 4 सबशेल मिली हैं जो कि एक पर्टिकुलर शेप के हिसाब से हैं। F सबशेल की शेप होती है स्फेरिकल, P सबशेल की शेप है डम्बल, और ऐसे ही D सबशेल की शेप है डबल डम्बल। और F अभी हमें नहीं पढ़ना है, कॉम्प्लिकेटेड शेप की है। तो 4 सबशेल, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर, हम पढ़ रहे हैं नंबर, तो हमें नाम नहीं लेना, नंबर लेंगे। तो इनके लिए नंबर दिए गए हैं। इसके लिए L का नंबर दिया गया है 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। तो आपको ये याद रखना है कि ये सबशेल्स हैं 4, S P D F, और इनके क्वांटम नंबर, अगर नंबर की बात करें तो 0 1 2 है। 0 को मत भूलना, अधिकतर बच्चे ये 0 में गलती करते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे ही मैं उनसे पूछता हूँ कि हाँ भाई बताओ थर्ड शेल में कितनी सबशेल, तो प्रैक्टिस में आ जाएगा थर्ड शेल में 3 सबशेल। अब पूछो कौन कौन सी, तो वो जनरल शब्दों में तो बोल देते हैं SPD, लेकिन जब मैं उनसे कहता नहीं क्वांटम नंबर बताओ 1 2 3, तो वो 1 2 3 नहीं करना, 0 1 2 करना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट आया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेल बताता है। फिर एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल बताता है। और कितनी सबशेल्स होंगी, जैसे एक शेल है तो उसके अंदर सबशेल्स हैं कितनी, तो जरा ध्यान रखना ये वाला पॉइंट क्या है, टोटल। ये मैंने जरा वर्ड लिखा है जानबूझ के, इसको जरा ध्यान रखना। टोटल वैल्यूज ऑफ, ठीक है, टोटल वैल्यूज ऑफ L यानी एंगुलर क्वांटम नंबर, यानी सबशेल, कितनी सबशेल्स हो सकती हैं फॉर ए गिवन शेल। गिवन शेल कहने का मतलब n। अगर तुम्हारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, n की कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4 कोई वैल्यू होगी, तो उस समय सबशेल्स वहां होंगी। तो एक शेल के अंदर कितनी सबशेल्स हो सकती है, या ये वर्ड ध्यान रखना, एक शेल के अंदर कितनी सबशेल्स हो सकती हैं। और ये अभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा ना, आधे से ज्यादा इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, वो भूल जाते हैं कि ये एक जनरलाइज टर्म पढ़ा रहा हूं। जनरलाइज मतलब समझ में आता है ना, ये एक शेल है, इसके अंदर कितनी सबशेल है, तो भैया इसके अंदर सबशेल हो सकती है।
तो ये जनरलाइज है, मैं किसी एक सबशेल को पॉइंट नहीं कर रहा हूं, इट इज जनरलाइज। यानी ये फॉर्मूला दिया गया है कि L की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है, 0 to n-1, और ये 0 और n-1 वो SPDF के नाम न लिख के नंबर है, ये SPDF के नंबर कहीं आएंगे। तो बच्चों अगर इफ n is 1, अगर n 1 है देन L is 0, यानी अगर शेल नंबर 1 है तो उस समय एंगुलर क्वांटम नंबर का जो नंबर आएगा वो 0 आएगा। और 0 का मतलब आप दो तरीके से बोल सकते हो, इसमें एक सबशेल है ये बोल सकते हो, जो सबशेल है उसका नाम S है, नंबर 0 है। जरा ध्यान रखना क्या कहना चाह रहे हैं, सबशेल का नंबर 0 है, नाम S है। और अगर गिनती में पूछे हाँ भैया कितनी सबशेल है, एको सबशेल है, ओनली एक सबशेल है, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है तो शेल नंबर सेकंड हो गया, न्यूक्लियस से थोड़ी दूर शेल हो गई। इसके अंदर सबशेल कितनी होंगी, क्वेश्चन ध्यान देना, कितनी सबशेल्स होंगी, तो आंसर है 2 सबशेल होंगी। जो n का नंबर है उतनी ही सबशेल होती है, n का नंबर 2 तो सबशेल भी 2। कौन सी 2 सबशेल होंगी, कौन कौन सी, तो आप अगर नंबर में बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे 0 and 1, और अगर कोई नाम में बोलना चाहता है तो वो क्या बोलेगा, S and P। तो यहाँ सबशेल कौन कौन सी होंगी, S and P। तो याद क्या रखना है, जो शेल नंबर होता है उतनी टोटल सबशेल्स होती है, बट जो शेल नंबर होता है वही नंबर कभी सबशेल का नहीं होता। मतलब अगर शेल नंबर इज 2, n is 2, then L cannot be numerically 2, L की न्यूमेरिकली वैल्यू 2 नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे ही एक और लिख देते हैं, अगर n 3 है बच्चे तो L की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2। ऐसे ही एक और लिख लो, n 4 है तो L की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 3। और 0 का मतलब S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D, 3 का मतलब S। अब एग्जामिनर ने एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे दिया है कि बताओ अगर किसी एटम में G सबशेल है, किसी एटम में G, F के बाद G सबशेल है, तो उस एटम में या उस शेल का नंबर मिनिमम क्या होगा, what will be the shell number या minimum shell number if it has G subshell। आंसर टाइप करके बताओ, स्क्रीन पे आज भी फ्लैश हो रहा है। what will be the minimum shell number if the atom has G subshell। प्रगति आपका आंसर गलत है। वेरी गुड प्रथम, दिस वन इज हर्षिता एंड वन इज पलाक्ष, सही है। प्रगति फिर गलत है, आप उल्टे डायरेक्शन में चले गए। फिलहाल 2 बच्चों ने दिया है और 2 क्या अब आगे सही दे रहे हैं, आशुतोष सही है एंड दिस वन इज आस्था सही है, और ये भैया ठीक है। अब बाकियों को समझ में आ गया, दिव्यांका एंड अब सबको समझ में आ गया है, वेरी गुड। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। आप ये देख लीजिए कैसे, अगर आपको G सबशेल लानी है, व्हाट इज G, S P D S देन G, यानी ये कौन सी सबशेल होगी बेटा, 5th। और अगर सबशेल का नंबर 5 है तो ऑब्वियसली 0 to n-1, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n-1 5 है, ठीक है। आई एम सॉरी, 0 1 2 3 4 आएगी। तो ये 5th सबशेल, यानी यहाँ ये वैल्यू 4 आएगी। मैं लिख के बता देता हूँ, फंबल हुआ है क्योंकि ये S है, ये P है, ये D है, ये F है और ये G आएगा। तो G सबशेल के लिए n-1 की वैल्यू 4 आएगी, n-1 4 है तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो ये क्वेश्चन अब होपफुली आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि G तक एनसीईआरटी में कई कबार कोई टीचर क्रॉस चेक करने के लिए H भी बोल देता है कि हाँ इसके आगे का आता है नहीं आता, बात एक ही है, इसके आगे आप सिंपल अल्फाबेट मूव करेंगे। तो सेकंड हमारा हुआ कि
एल की टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी और कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं। बोलो, अगर आपको n और l दो क्वांटम नंबर क्लियर हैं तो 1 टाइप करिए, n का नंबर 0 1 2 3 सॉरी n का नंबर 1 2 3 4 आएगा और l का नंबर 0 to n-1 तक होगा, और अगर फर्स्ट शेल है तो n का नंबर 0 होगा, n 1 होगा, l 0 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद गुड, वेरी गुड। इसके बाद बच्चों थर्ड क्वांटम नंबर आया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इस क्वांटम नंबर की क्या जरूरत हुई, व्हाट इज नीड ऑफ दिस क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बच्चों पहले ये मान लिया गया कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन वो एक साथ घूम रहे, दूसरी शेल में टोटल 8 हैं और वो 2 बंडल्स में हैं, एक 2 है और एक 6 है। ठीक है, तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो 2-2 के ग्रुप में ऐसे करके थे। तो बच्चों ये 6 इलेक्ट्रॉन अगर आप इधर से देखें तो एक साथ एक बैंड, एक बंडल दिख रहा है, बट जैसे इसे मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही इन 6 का ओरिएंटेशन बदल जाता है, एक इस फील्ड एक्सिस में चले जाता है, एक इस एक्सिस में चले जाता है और एक इस एक्सिस में चला जाता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही ये जो अभी एक साथ ऐसे एक दिख रहे थे ये मैग्नेटिक फील्ड में अपना ओरिएंटेशन ही चेंज कर देते हैं और अलग अलग ओरिएंटेशन में आ सकते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन को बताता है, या हम एकदम सिंपल से स्टार्ट करें तो n हमें मेन एनर्जी लेवल जिसे शेल नंबर भी कह देते हैं या मेन एनर्जी लेवल बताता है। इसके बाद L हमें सब एनर्जी लेवल जिसे हम सब शेल कह देते हैं वो बताता है, S P D या F। इसके बाद M जिसे कई लोग MS करके भी बोल देते हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, या ML करके बोल देते हैं सॉरी। तो ये वाला जो ML या M क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बेसिकली ये हमें बताता है ऑर्बिटल, मतलब एक सबशेल जो होती है ना उस सबशेल के अंदर वो जो सबशेल है वो किससे मिलके बनी है, सबशेल के अंदर भी एक छोटी यूनिट है, उस छोटी यूनिट का नाम है ऑर्बिटल। और यही एक्सप्लेन किया था मेनली स्क्रोडिंजर ने। स्क्रोडिंजर ने जो सबसे ज्यादा फोकस किया है वो इस वर्ड पे किया है, कहाँ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग मैक्सिमम है, और उस वर्ड को कहा ऑर्बिटल। तो व्हाट इज ऑर्बिटल, इट इज गिवन बाय बेसिकली ओरिएंटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे ये कहा कि m की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, तो उन्होंने कहा भाई जो m की वैल्यूज हैं ये वेरी करेंगी -L टू +L। L तो समझ में आ गया ना, L क्या था, सबशेल, उसके नंबर क्या थे 0 1 2 3 4। अगर भैया 0 है तो बोलने की जरूरत ही नहीं, -0 से +0 0 ही रहेगा। लेकिन इफ L इज 1, अगर L 1 है तो M क्या आएगा, M विल बी -1 0 +1। इफ L इज 2 तो M क्या आएगा, -2 -1 +1 0 +1 एंड +2। तो M की वैल्यूज L की वैल्यूज पे डिपेंड करती हैं, और किसी एक वैल्यू के लिए M की वैल्यू -L से +L तक होगी। And obviously, if M is 0, if L is 0, then M will be definitely 0. -0 से +0 कहना ही नहीं है। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, इसकी टोटल वैल्यूज -L टू +L वेरी करेंगी। इसकी वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, -L टू +L। कितनी होंगी, कितनी होंगी, तो उसका आंसर है टोटल वैल्यूज इज इक्वल टू ट्वाइस L + 1। समझ में आया, ट्वाइस L + 1 समझ में आया। टोटल वैल्यूज की ये ट्वाइस हो गया ना,
और ये बीच में दुगना हो गया ना, जैसे 2 है यहाँ नंबर, तो 2 यहाँ पे भी 4 हो गए, बीच में एक 0 भी है 5, तो टोटल वैल्यूज क्या है, एल की वैल्यू को डबल करके 1 ऐड कर दो तो टोटल वैल्यूज आएंगी। यानी अगर एल 0 है, यानी एल की एक ही वैल्यू है एक तरीके से 0, तो अगर एल 0 है तो यहाँ 2 इंटू 0, 0 प्लस 1 यानी 1, यानी एक ही आंसर आएगा, उसका नंबर होगा 0। अगर एल 1 है तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3 वैल्यूज आएंगी, लेकिन 3 के अलग अलग नाम या नंबर है। नाम है इनके px py pz, ये बच्चों इनके नाम जो रखे गए हैं वो एक्सिस के हिसाब से रखे हैं, px py pz, और जो नंबर है वो -1 0 प्लस 1 है। और ऐसे ही ये जो d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, d सबशेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक का नाम रखा गया है dxy dyz dzx, क्योंकि दो डंबल होते हैं ना, एक एक्स एक्सिस में एक वाई में, ऐसे ही dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो ये 5 d के ऑर्बिटल ऐसे होते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं, एक बार स्टार्टिंग से बात करते हैं। बेटा हम ये कह रहे हैं कि सपोज ये कहा गया है कि n, तो n आपको कहना है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। l अगर n 1 है, अगर n 1 है तो l गारंटेड 0 होगा और कोई वैल्यू नहीं होगी, और अगर n 2 है तो l 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जिस समय l 0 है उस समय m 0 ही होगा, जिस समय l 0 है उस समय m 0 ही होगा, लेकिन अगर l 1 है तो m -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। अब बच्चों जरा चेक करो, अगर n 3 है, अगर n 3 है, if n is 3, तो l या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। n 3 है तो l की 3 वैल्यू आएंगी, 0 1 2, तो m की वैल्यू अलग अलग आएगी। m की वैल्यू बेटा जब l 0 है तो m भी 0 होगा, जब l 1 है तो m -1 0 +1, यानी m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है, माइनस से प्लस तक वेरी करती है। अगर l 2 है तो m कहां तक होगा, -2 -1 0 +1 एंड +2। अब बच्चों जरा यहां तक एक बारी लॉजिक लगा के देखिए, शायद आपको समझ में आए कि जब n 1 है, जिस समय n 1 है, शेल 1 है, तो उस समय कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, ये m की वैल्यू ऑर्बिटल देती है, m की एक ही वैल्यू है 0, यानी एक ऑर्बिटल है। तो अगर n 1 है तो ऑर्बिटल एक ही है। अगर n 2 है तो बेटा ये n 2 चल रहा था, ये n 2 है, इन दोनों के लिए 2 है। अगर n 2 है तो ऑर्बिटल कितने आए, 0 वाला एक ऑर्बिटल और ये 3 और है, तो टोटल मिला के कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, 4। अगर n 3 है, ध्यान से देखिए, जब n 3 है तो ऑर्बिटल कितने हैं, ये रहा 0 एक ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल और ये 5, 5 3 8 और एक 9, तो टोटल ऑर्बिटल 9 आ रहे हैं। क्या आपकी बुद्धि चली, क्या हम कहना चाहते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ शेल नंबर। अगर एक शेल नंबर 2 है तो उसमें ऑर्बिटल 4 होंगे, उस शेल में 4 होंगे, और अगर कोई शेल नंबर 3 है तो उसके ऑर्बिटल के नंबर, टोटल नंबर 9 होंगे। बोलो बेटा, पहले 3 क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्लियर हुआ, और ये कहना चाह रहे हैं कि अगर L 0 है, 0 का मतलब समझिए, ये 0 का मतलब है S सबशेल है, और S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है जिसका नंबर 0 है। अगर L 1 है तो कहना चाह रहे हैं ये P सबशेल है, और P सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, दैट इज Px Py एंड Pz। ये 3 ऑर्बिटल हैं, Px Py और Pz, और ये अगर D सबशेल है इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे, एक dxy कहलाता है, एक dyz है,
एक डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है। ये 5 ऑर्बिटल है। ओके, तो अगर आपको यहां तक क्लियर है एन, एल और एम, तो जरा बताइए, 1 लिखिए। अगर एन, एल और एम तीनों क्वांटम नंबर क्लियर है तो 1 लिख दीजिए, नहीं क्लियर है तो फिर बताएंगे हम। ठीक है, गुड। ऋषिका, पलाक, देव, उत्कर्ष, हर्षिता, ओके। बाकी बच्चे भी बताइए बेटा। गुड, ओके। नेक्स्ट, अब चौथा क्वांटम नंबर भी पहले देख ले रहे हैं, फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। चौथा क्वांटम नंबर कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ वन इज स्पिन। और बेटा अभी क्वांटम नंबर ये मत सोचिए ये खत्म हो रहे हैं, अभी इनकी प्रैक्टिस में कराऊंगा, तो जो छोटा मोटा कंफ्यूजन आपको लग रहा है वो प्रैक्टिस में क्वेश्चंस में अलग होगा या दूर हो जाएगा। तो अभी कुछ बच्चों को शायद कंफ्यूजन है, सारे बच्चों ने 1 नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी प्रैक्टिस अभी जस्ट एक और क्वांटम नंबर करा लें, फिर प्रैक्टिस कराते हैं, आपको डाउट नहीं आएगा। द फोर्थ क्वांटम नंबर इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। जो चौथा क्वांटम नंबर है वो कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है भैया, ये स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से नहीं आया, ये क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन की देन नहीं है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं आया है। ठीक है, ये मान लिया गया है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहे हैं और अपनी एक्सिस पे भी मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेटरी मॉडल की अगर बात करें, जैसे सन के चारों ओर अर्थ मूव कर रही है एंड सो ऑन, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे भी मूव कर रही है, डे और नाइट जिसे बना रही है। तो भैया यहाँ पे ये मान लिया है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कैसे रह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज शुड रिपेल ईच अदर। तो ये माना गया है कि ये अपनी एक्सिस पे जो स्विंग कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, वो जो स्पिनिंग है इनकी वो उल्टे डायरेक्शन में है। एक का डायरेक्शन क्लॉकवाइज कह दिया गया है और एक का एंटी क्लॉकवाइज, विदाउट एनी यू कैन से डेफिनेट प्रूफ और स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ये हमने ऑर्बिटरी मान लिया गया है, एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज। और ऑब्वियसली अगर 2 स्विंग हो सकती हैं, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक, तो 2 वैल्यूज दे दी गई हैं, एक +½ और एक -½ और किसी को भी आप +½ कह सकते हैं, किसी को भी -½ क्योंकि ये ऑर्बिटरी है, इसका कोई रूल ही नहीं है, हम कह ही नहीं सकते इसे +½ दो इसे माइनस। इन जनरल सबका आंसर सेम आए, तो जब भी किसी ऑर्बिटल को हम ड्रॉ करते हैं और उसमें पहला इलेक्ट्रॉन भरते हैं कि आपका और मेरा आंसर सेम आए, इसलिए हम पहले इलेक्ट्रॉन को +½ कह देते हैं और जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो -½ आईआईटी ने क्वेश्चन पूछ लिया इसी का फायदा उठा के, उन्होंने पूछ लिया कि +½ में ये प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है या +½ का सिग्निफिकेंस क्या। आधे से ज्यादा बच्चे 90% टिक करके आए क्लॉकवाइज। तो भैया प्लस का मतलब कोई क्लॉक या एंटी क्लॉक नहीं है, बस ये कहना चाह रहे हैं जैसे मैग्नेट में ना 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, 2 के लिए 2 वर्ड्स दिए गए हैं, ऐसे यहाँ पे 2 स्पिन मानी गई हैं और एक स्पिन को +½ कह दिया है, एक को -½ कहीं से सॉल्व होके नहीं आई ये वैल्यू, तो हम ये नहीं कह सकते कि इट हैज अ डेफिनिट रूल, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चों यहाँ चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर which has only 2 values, one is +½ other is -½ इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी और जरूरी नहीं है कि पहले को प्लस कहें दूसरे को माइनस, बट जिससे कि हमारा आपका सबका आंसर सेम आए, तो ये पहले से मान लिया कि पहले इलेक्ट्रॉन को +½ का है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को -½ ठीक है। पहले हम चेक करते हैं हम क्वांटम नंबर की नॉलेज और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं से निकला है, अब वो प्रिंसिपल यहीं से निकला है क्वांटम नंबर से, उसे डिटेल करेंगे। पहले हम चेक करते हैं क्वांटम नंबर की नॉलेज। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट पॉसिबल। कौन सा मैंने कॉम्बिनेशन लिखा है जो पॉसिबल नहीं है, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये लिखा है हमने N3L3M0S
प्लस हाफ, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? देखो बेटा, कोई बच्चा ये मत कहना मुझसे कि अगर n3 है तो l की 3 वैल्यू लिखो, अगर l इतना है तो m की भी इतनी सारी वैल्यू लिखो। अरे भैया, उतनी सारी वैल्यूज होगी, उसमें बीच में एक वैल्यू ये भी तो होगी ना। हाँ, आंसर मुझे एक बच्चे ने दिया है, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको बता देना चाहूंगा शुरू में एक दो क्वेश्चन, ये क्यों पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब n3 होता है तो l3 नहीं हो सकता। न्यूमेरिकली n एंड l कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर ये लिखा है n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 2, s इक्वल टू प्लस हाफ, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जब भी n 2 होगा तो l 0 और 1 में से कोई एक नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ 0 और 1 में से 1 लिखा है, तो यहां तक तो बात समझ में आती है, गुड है जी। लेकिन इसके बाद लिखा है m2 है। अगर l1 है तो m या तो -1 लिखा होता है, या 0 होता, या +1 होता। तो इन तीनों में से कोई आता। जे इससे ज्यादा कैसे आ गया? इसलिए यहां पे गलती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये गलत क्यों है? क्योंकि जब l1 होता है तो m 1 से 1 -1 0 या +1 होता है, उससे कम होता है, ज्यादा संभव नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर n3 है, l1 है, m सपोज 0 है और s 0 है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? इज इट पॉसिबल और नॉट? तो इसका आंसर भी यही है बच्चों कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि s की वैल्यू अब की मैंने 0 ले ली, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर n3 है तो l पॉसिबल है 1 हो, 0 1 2 तीनों हो सकते थे, कोई एक दे रखा है तो पॉसिबल है। अगर ये 1 है तो ये 0 पॉसिबल है, क्योंकि l 1 है तो m -1 0 +1 होंगे तो पॉसिबल है। लेकिन अगर m 0 है तो क्या s 0 हो जाएगा? नहीं भैया, s क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, या तो ये +हाफ होगा या -हाफ। तो यूजुअली 3 जगह मिस्टेक हो सकती है, उस पर फोकस करिए। पहली मिस्टेक यहां हो सकती है, n और l एग्जामिनर बराबर कर दे तो गलत कर दीजिएगा, ये नहीं होगा। जब वो यहां पे सही रखेगा, n ज्यादा रखेगा l कम, तो हो सकता है m की वैल्यू वो एब्सर्ड कर दे, l से ज्यादा रखे, जबकि m की वैल्यू -l2 + l रहनी है। एंड लास्ट वन, हो सकता है ये तीनों सही रखे और फिर चौथे में गड़बड़ कर दे, s की वैल्यू को क्या दे दे? आपको 0 दे दे, या और कोई वैल्यू दे दे, 1/3 दे दे, 2/3, कुछ भी गलत आंसर दे दे। तो जरा याद रखना है, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये पहला क्वेश्चन था, दीज आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगला इसमें जो क्वेश्चन है वो ये कि अगर मैं आपको सब शेल और शेल का नाम बता दूं तो आपसे पूछूं, काइंडली टेल अस व्हिच द वैल्यू ऑफ n एंड l। सपोज मैंने कह दिया 2p, 2p एक सबशेल है, तो इसका मतलब ये नहीं है 2p, समझे? 2p है ये, तो 2p में n क्या है, l क्या है? तो बच्चों यहां आपको n बोलना पड़ेगा, ये वाला नंबर, ये n है, और l का अगर आपको नंबर पूछा गया है तो आंसर 1 होगा, क्योंकि s के लिए 0 है, p के लिए 1 है। तो n इज 2 एंड l इज 1। कर लोगे अब? ठीक है, चलिए बताइए, ये मैंने लिखा है 3d, n और l बताइए, n और l बताइए। वेरी गुड, इतना तो कॉमन सेंस है, वेरी नाइस। ठीक है बेटा, वेरी गुड, n इज 2 एंड n इज 3 एंड l इज 2, सॉरी, गुड। तो यहाँ n 3 है और l 2 है। समझ में आ गया? करना समझ में आ गया? वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? कौन सा पॉसिबल नहीं है? ठीक है, चलिए, पहला मैंने लिखा है
सिंपली 1s पॉसिबल है या नहीं। सिंपल से शुरू करूंगा भाई, ठीक है। तो 1s पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ का आपने n लिखा 1 और l लिखेंगे 0, क्योंकि s में है तो जब n 1 होता है तो l 0 होता है, इसलिए ये पॉसिबल है। तरीका समझ में आ गया? हमें n और l लिख के बताना है कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड बच्चों। अब मैंने यहाँ लिखा है 2p पॉसिबल है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। यहाँ n आप 2 लिखेंगे और l आप 1 लिखेंगे। इसके लिए 1 आता है ना, s के लिए 0, p के लिए 1, तो जब ये 2 है ये 1 है, पॉसिबल है। नेक्स्ट ये लिखा मैंने 2d। अब इसके लिए बताना है आपको पॉसिबल है या नहीं है। इज इट पॉसिबल और नॉट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया पलाक्ष बेटा। बाकी लोग भी ध्यान, अरे वेरी गुड, वेरी नाइस दिव्यांश, दिव्यांश ये सॉरी, ठीक है, प्रगति, वेरी गुड। तो यानी बाकी बच्चे भी समझ रहे हैं। 3-4 बच्चों ने आंसर दिए हैं और दिव्यांका बेटा ये गलत लग रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ का आंसर क्या है? ये तो है n और इसके लिए l की वैल्यू 2 है। जब n 2 हो तो क्या l 2 हो सकता है? सवाल ही नहीं होता। तो ये वर्ड 12th तक कम से कम 50 बारी आएगा कि ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल में डी सब शेल नहीं होती। 2d इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम मैकेनिक्स को बार बार हम याद करेंगे, याद रखिएगा, सेकंड शेल में डी सब शेल नहीं होती, 2d नहीं होता। नाउ अगला ये मैंने लिखा है सपोज 3f, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? ये आपको बताना है, क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? वेरी गुड बच्चों, आप इसका मतलब समझ चुके हैं। यहाँ n की वैल्यू 3 है और s के लिए भी वैल्यू 3 होती है। जब ये दोनों वैल्यू सेम हो ही नहीं सकती, यानी l की वैल्यू 0 to n-1 होती है। अगर n 3 है तो l मैक्सिमम 2 हो सकता है, 0s 1p एंड 2 is d। तो थर्ड में d तक तो आ सकते हैं, f नहीं आ सकता। इसलिए फर्स्ट शेल का p नहीं होता, सेकंड शेल का d नहीं होता और थर्ड शेल का f नहीं होता। फर्स्ट शेल में p नहीं है, सेकंड शेल में d नहीं है और थर्ड शेल में f नहीं है। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है ये क्वेश्चन? गिव अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बेटा, बोलो बेटा क्लियर है? एक मिनट है, मैं बेसिकली ठीक है टाइमिंग देखने के लिए ही कर रहा था ये सब, ठीक है। बोलो बेटा, अगर यहाँ तक क्लियर है 1 टाइप करिए, नहीं क्लियर है तो फिर आगे। वेरी गुड। अच्छा, लास्ट वन एक बच्चे ने पूछा है, बता दीजिए दोबारा। लास्ट में बेटा मैंने ये कहा है कि 3s, तो n यहाँ पे 3 है, शेल नंबर 3 है। l की वैल्यू लिखनी है। l की वैल्यू कैसे आएगा? ठीक है, अभी बताता हूँ बेटा। l की वैल्यू कैसे आती है? 0 1 2 3, तो यहाँ l3 आ रहा है क्योंकि s है ना, तो s के लिए 3 आता है। लेकिन n अगर 3 है तो l3 नहीं होता है, सेम नंबर नहीं होते, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल। बोलो अब क्लियर है? एक बच्चे ने पूछा स्पिन क्वांटम नंबर बता दीजिए। तो बेटा एक सिंपल भाषा है कि स्पिन क्वांटम नंबर इज 2 टाइप्स, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक दो बच्चे पूछ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। ऑब्वियसली मैं आज ऑफलाइन आ चुका हूँ और मैंने आज खाली थोड़ा एम्बियंस एटमॉस्फेयर देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, पानी या इतने दिनों बाद कोचिंग खुली है तो थोड़ा वॉश वॉश ये वो, everything perfect fine, and if your parents allow you, you can also come and join offline, obviously from tomorrow आप आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, एसी भी चल रहा है, सब कुछ बढ़िया, कूलिंग है। देन द वन हु कैन, मतलब जिनके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, उनकी कंसेंट है और वो ऑफलाइन आना चाह रहे हैं, और बाकी का ऑनलाइन चलता रहेगा एज इट इज। ऑनलाइन सेम मोड में चलेगा, रिकॉर्डिंग सेम मोड में चलेगी, बट हाँ एक इंटरेक्शन है, क्वेश्चन पूछना है। कुछ बच्चे ऑफलाइन में अगर आना चाहें तो इवन फ्रॉम टुमारो दे कैन कम, ठीक है। चलो बच्चों, इतना ही रखते हैं आज। हैव अ नाइस Thank you, sir. Thank you, sir.